हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? 1793 का चार्टर एक्ट। पता है ये एक्ट जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के जो हम पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में वही पॉइंट पूछता है जो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी ये क्लास एंड तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इस एक्ट में हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले। कितने पॉइंट्स पढ़ने वाले? 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पॉइंट्स में ये वाला एक्ट क्या पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट्स में हुआ क्या था, ये जो एक्ट था ना, तो इस एक्ट के द्वारा जो कमांडर इन चीफ होता था, कौन होता था? कमांडर इन चीफ। पहले वो 1784 में क्या हुआ था, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होता था, अनिवार्य कर दिया गया था, कंपलसरी था कि वो सदस्य होना ही था। लेकिन 1793 में क्या किया गया? 1793 में ये किया गया कि जो कमांडर इन चीफ था वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता था जब उसे बीओडी के द्वारा नियुक्त किया जाता तब वो सदस्य हो सकता था। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं था कि वो उसका सदस्य होगा ही। तो इस एक्ट के द्वारा पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब वह उस परिषद का सदस्य तभी बन सकता था जब उसे उस परिषद के पद के लिए बीओडी द्वारा नियुक्त किया जाए या नियुक्त किया जाता। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या था? तो सेकंड पॉइंट में था कि देखो 1786 में क्या हुआ था। 1786 में जब कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, उन्होंने बताया था, मतलब कॉर्नवालिस ने कहा था कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्तियां प्रदान की जाए, ठीक है। और कहा था कि और ये कहा था कि जो गवर्नर जनरल है, विशेष परिस्थितियों में कि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो वो अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। यही वाला पॉइंट इस एक्ट में क्या किया गया, इसको भविष्य के लिए बढ़ा दिया, फ्यूचर के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? देखिए इस पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है। पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ? थर्ड पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट के द्वारा जो बीओडी होता था, ठीक है, बीओडी, बीओडी के जितने भी सदस्य थे और उसके जितने भी कर्मचारी थे, ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा बीओडी के सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था उसको मद्रास और बम्बई और जो मद्रास था उसकी प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी की शक्तियां प्रदान की गई। ऐसे कर सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी की शक्तियां प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। क्लियर हुए पॉइंट्स? एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब वह उस परिषद का सदस्य तभी बन सकता था जब उसे उस परिषद के पद के लिए बीओडी द्वारा नियुक्त किया जाता। इस एक्ट के द्वारा भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा बीओडी के सभी सदस्यों और उनके कर्मचारियों का जो वेतन होता था, ठीक है, वो भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी की शक्तियां प्रदान की गई। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 5 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट्स यहीं पे याद हो जाने चाहिए।
अब इमेजिन करोगे ना, तो इमेजिनेशन से याद करोगे तो आपको ये 5 पॉइंट बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये पांचों पॉइंट से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप सीजीएल ले लीजिए, चाहे सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। यही क्वेश्चन सीधा बैंक में पूछे जाते हैं। जो हमारा आरआरबी का पेपर होता है, आरआरबी, ठीक है, जो आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क या पीओ का पेपर होता है, उसमें भी जो उसका मेंस होता है, उसके मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत डीप नहीं जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, आरआरबी के लिए भी। ठीक है, मैं जितना पढ़ती हूँ उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी यही सब पढ़ती हूँ, वही सब आपको देने की कोशिश करती हूँ। ये मैं पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, ये आपको सारे लिखे लिखाए हुए आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये नोट्स जो हैं, ये आपको कहीं किसी बुक से लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारे सोर्सेज से मिलाकर मैंने इन नोट्स को बनाया, बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसलिए आप लोग भी इन नोट्स को पढ़कर अपना भविष्य संवार सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको कुछ लाइन सुना देती हूँ। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार ही करनी पड़ती है, जीत के लिए हर पार ही करनी पड़ती है। तो इसलिए अपनी जीत के लिए अपनी हद पार कीजिए और सिलेक्शन लेकर दिखाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।